हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खोबरिया सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित, जिसके हमने 4 चैप्टर कर चुके थे। आज हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, वर्ग और वर्गमूल। अध्याय शुरू करने से पहले, प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ नियम हम देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है तो गुणनफल एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 5 में 5 का गुणा करें तो 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 यानी अर्थात 5 का जो वर्ग होता है वो होता है 25। यहाँ 5 को हम 5 की घात 2 के रूप में लिखते हैं और 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 की घात 2 अर्थात 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 की घात 2 अर्थात 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 की घात 2 बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9, 4 की घात 2 बराबर 4 गुणा 4, 4 चौ 16, 1 की घात 2, 1 गुणा 1 बराबर 1 की घात 2। संख्याओं के इस संग्रह को वर्ग संख्या या वर्ग कहते हैं। वर्ग संख्या या वर्ग कहते हैं क्योंकि यह किसी वर्ग का क्षेत्रफल बनाते हैं। चूंकि वर्ग की भुजाएं समान होती है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। क्षेत्रफल भुजा की घात 2। उदाहरण के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 2 गुणा 2 बराबर 2 की घात 2 अर्थात 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसके विपरीत यदि हमें पता होता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर वर्ग है, तो हम बता पाएंगे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 3 सेंटीमीटर होगी। एक वर्ग जिसकी भुजा 2 इकाई है उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होगा। एक वर्ग जिसकी भुजा 3 इकाई है, एक वर्ग जिसकी भुजा 2 इकाई है उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई होगा। एक वर्ग जिसकी भुजा 3 इकाई है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई होगा। चलिए चलते हैं वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। वर्ग संख्याओं के हम गुणधर्म की बात करते हैं। तो वर्ग संख्याओं के गुणधर्म हम देखेंगे। दी गई सारणी से देखने से पता चलता है, क्या क्या पता चलता है। यहाँ सभी वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। सभी वर्ग के संख्याओं की इकाई के स्थान पर या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 और 6 और 9 होता है। यदि एक संख्या की इकाई के स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 6 हो तो उसी वर्ग संख्या की इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई अंक भी कितना होगा? 5 ही होगा। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की सम संख्या में होती है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या संख्या में होती है। जैसे 10 की घात 2 अर्थात 10 दहम 100, 20 की घात 2 तो 20 गुणा 20 400, 100 की घात 2 यानी 10,000। तो ये संख्या और इनके वर्ग दिए हुए हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। वर्गमूल किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 8 की घात 2 बराबर 64, यानी 8 का वर्ग क्या हो गया? 64। 8 का वर्ग क्या हुआ? 64। और 64 का वर्गमूल क्या हुआ? 8। मूल अर्थात जिससे वर्ग बना हुआ है।
तो ये 64 जो है 8 के मूल से बना हुआ है, तो 8 का वर्ग हो गया 64 और 64 का वर्गमूल हुआ 8। इसके विपरीत 64 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर होती है। 8 का वर्ग 64 और 64 का वर्गमूल 8। 8 का वर्ग 64 और 64 का वर्गमूल 8। घटाने की संक्रिया के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। किसी पूर्ण वर्ग संख्या में से 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं को बार बार घटाने पर 0 प्राप्त होता है। जितने बार घटाया गया वही संख्या का वर्गमूल है। जितने बार आपने घटाया है वही संख्या का क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। 25 ऋण 1 बराबर से 24। 25 में से आप पहली विषम संख्या घटाइए तो 24 बचा। 24 में से फिर 3 घटाइए 21 बचा। 21 में से फिर 5 घटाइए 16 बचा। 16 में 7 घटाइए 9 बचा और 9 में से 9 घटाइए 0। यानी 1 2 3 4 5, ये 5 पदों में ये प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। 5वें पद में 0 प्राप्त हुआ, अर्थात 25 का वर्गमूल कितना है? 5 है। तो 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे √25, तो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी हमको विषम संख्या को घटाना है 1 2 1 3 5 7 9, तो 5 विषम संख्याएं हमने घटाए। 5वें पद में 0 प्राप्त हुआ, अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है। चलिए चलते हैं आगे। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। किसी पूर्ण वर्ग के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर उनके वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। किसी पूर्ण वर्ग के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर उनके वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। किसी संख्या के वर्ग के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की दुगुनी होती है। आइए हम वर्ग संख्या 144 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हैं: 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अभाज्य गुणनखंड के युग्म बनाने पर हमें प्राप्त होते हैं। हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, 2 2 के युग्म बनाएंगे एक जैसी संख्याओं के। 2 और 2 का एक पेयर, 2 2 का एक पेयर, 3 3 का एक पेयर, अर्थात 2 की घात 2, 2 की घात 2 और ये 3 की घात 2। तो हम इन सब 2 गुणा 2 गुणा 3 पूरे की घात कितनी कर सकते हैं? 2। तो 2 दूनी 4 दिया 12, अर्थात हम 12 की घात 2 कर सकते हैं, और 12 की घात 2 अर्थात 144 आपका होगा। तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 की घात 2 अर्थात 12 गुणा 12, तो हमारा एक जोड़े में से 1 12 निकल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के सारे गुणनखंड युग्म में नहीं होते हैं वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसा कि 72 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और गुणा 2। अब यहाँ देखिए 2 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 3 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, अर्थात 72 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि जो संख्या पूर्ण वर्ग होंगी उनके सारे गुणनखंड युग्म में होंगे, और यहाँ युग्म में गुणनखंड नहीं है, अतः 72 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलते हैं आगे। अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 5 के वर्ग और वर्गमूल पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न को पढ़कर विकल्प में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए सही घेरे को भरिए। चलिए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक होगा। किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई अंक होगा। देखो इकाई अंक 4 या 6 हो तो 6 और 4 किसी संख्या का अंक हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 6 ही होगा। क्या होगा? उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ये 6। हमने नियम में भी पढ़ा हुआ था, हम आपको नियम भी बता देते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा? 6 होगा। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो अपना सही आंसर है। तो बी लिख देंगे और बी गोले को हमको क्या करना पड़ेगा?
काला करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होगी। देखते हैं, पहला ऑप्शन सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, सिर्फ अभाज्य संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य संख्या होगी, तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी वो? तो ऐसी जो संख्याएं होंगी वो होंगी सम संख्या। कौन सी संख्याएं होंगी? सम संख्या। हमने नियम में भी पढ़ा हुआ है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा क्या होगी? सम संख्या में होगी। ये नियम आप देख लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या क्या होती है? सम होती है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसका पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या कैसी होगी? सम होगी, अर्थात हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, सम संख्या। तो पहले वाले गोले को हमको क्या करना है? काला करना है। पहले वाले गोले को हमको क्या करना है? काला करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमको, प्रश्न क्रमांक 3, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? हमको मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, अर्थात भुजा गुणा भुजा। तो हमारी भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा हो जाएगा 6, 6 6 36 सेंटीमीटर वर्ग। तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 6 36 सेंटीमीटर वर्ग, अर्थात हमारा जो दा वाला आंसर होगा, डी वाला, वो आंसर हमारा सही होगा। तो इसको हम लिख देंगे 36 सेंटीमीटर वर्ग, और डी वाले गोले को हमको क्या करना पड़ेगा? काला करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 आपका इस प्रकार से है, 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है, अर्थात हमको क्या करना पड़ेगा? 12 गुणा 12, तो 12 में 12 होता है 144, तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा? 144। तो 144 हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो हमको डी वाले ऑप्शन पे क्या करना है? लिखना है, और गोला डी वाले ऑप्शन को काला करना है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल खुबरिया सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, तो अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, 169 का वर्गमूल है, 169 का वर्गमूल है। तो 169 का वर्गमूल क्या होगा? 13 होगा। ठीक है, 13 का वर्ग होता है 169, और 169 का वर्गमूल होगा 13। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? 13 है। तो हमको डी वाले गोले को क्या करना पड़ेगा? काला करना पड़ेगा। तो डी वाले गोले को आप क्या कर दीजिए? काला कर दीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, और प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से है आपका, वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। हमको सभी के क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो पहला आपका दिया है 44, तो इसका हमको क्या निकालना है? वर्ग। तो 44 की घात कितनी करेंगे? 2, यानी 44 गुणा 44। तो हमको गुणा करना पड़ेगा, तो 4 4 16, 4 4 16 हासिल का 1, 4 4 16, 4 4 16 दूनी 32, और 1 33 का 3 हासिल का 3, और 4 4 16, और 3 हो जाएगा आपका 19, अर्थात 1936 हो गया 44 का वर्ग। अगला देखते हैं 43, 43 का हमको क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो 43 गुणा 43 करेंगे हम, 43 गुणा 43 करेंगे, तो आप इसमें देखिए 3 तिया 9, 4 तिया 12, और 4 तिया 12 दूनी 24, 24 का 4, 24 का 4 हासिल का 2, 4 4 16, और 2 18, यानी 1849 होगा 43 का वर्ग।
अब करते हैं अगला 24, 24 का वर्ग। तो 24 गुणा 24 करेंगे, तो 24 गुणा 24 करेंगे तो 4 चौ 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 1 17 की 7, 16 1 17 की 7 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5। साधारण से प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 आपका इस प्रकार से है, प्रश्न क्रमांक 7 आपका इस प्रकार से है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 12। पाइथागोरस की हमको त्रिक लिखना है। तो पाइथागोरस की त्रिक के लिए पाइथागोरस त्रिक हमारी इस प्रकार से है, m स्क्वायर माइनस के 1, m स्क्वायर प्लस 1 और 2m, ये है पाइथागोरस की त्रिक। अब ये पाइथागोरस की त्रिक को हमको हल करना है। तो आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर ऋण 1 बराबर क्या रखेंगे 12, तो यहाँ पर आएगा m स्क्वायर 12 धन के 1 अर्थात हो जाएगा यहाँ पे 13, और ये m का वर्ग हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये m बराबर वर्ग हटेगा तो करनी लग जाएगी, तो करनी कितना हो जाएगा 13, तो m का मान कितना आया करनी 13। चलिए अब चलते हैं ऐसे ही, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर से क्या करेंगे 12, तो ये पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा m स्क्वायर 12 ऋण के कितना हो जाएगा 1, तो होगा ये m स्क्वायर बराबर से 11 और वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा करनी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे चलते हैं हम। थोड़ा जगह का अभाव है, स्थान कम दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम हल करेंगे। अगला देखते हैं हम 2m बराबर भी हम रखेंगे 12, तो 2 छिक्के 12 यानी m का मान कितना आ गया आपका 6, m का मान 6 आ गया। अब ये m के मान को हमको तीनों में रखना है। ठीक है, तो आप देखिए रखेंगे पहले m की घात 2 ऋण 1 बराबर से, इसका m की जगह में 6 रखेंगे आप, तो 6 की घात 2 ऋण 1, तो 6 6 36 ऋण 1, तो यह जाएगा कितना आपका 35। ठीक है, पहला मान आया। अब दूसरा मान निकालेंगे, m स्क्वायर धन 1 बराबर से, इसका हम 6 का मान रखेंगे, m का मान हो गया 6 की घात 2 धन 1, 6 6 36 और 1 हो जाएगा कितना आपका 37। दूसरा मान कितना आया आपका 37, पहला है 35। तीसरा मान हमारे पास में है 2m, तो 2 गुणा m की जगह में 6 रख देंगे अर्थात कितना आया 6 दूनी 12, यानी एक सदस्य कितना हो गया हमारा 12 हो गया। तो ये हमारा इस प्रकार से आपको हल करना है। थोड़ा स्थान का अभाव था इसलिए थोड़ा मैंने पास किया है, आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 आपका इस प्रकार है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किससे करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कितना 1296, तो इसके आपको क्या निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। पहला सवाल दिया है आपको 1296, तो हम इसको एक अलग रफ पेपर में हम करके देखते हैं। इसको कितना दिया है 1296 के हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 से देंगे 2 छिक्के 12, 2 चौ 8 बचा 1, 2 8 16। 2 से देंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौ 8। फिर आगे और देंगे 2 से, 2 1 कम 2 बचा 1, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 बचा 2 21, 3 7 21। 3 से देंगे 3 9 27, 3 तिया 9, 3 1 कम 3, अर्थात 1296 के गुणनखंड किस प्रकार से होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
1 2 3 4 और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये 1296 के गुणनखंड इस प्रकार के हुए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1296 के हम क्या लिख देंगे, गुणनखंड लिख देंगे। कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये 2 2 के क्या बनेंगे, पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 2 के जब जोड़े बनेंगे तो ये 1296 के गुणनखंड हो जाएंगे। तब आप देखेंगे 1296 में 1296 के जब आप निकालेंगे तो ये जो जोड़े दिए हुए हैं, इन जोड़ों में से हमको क्या करना है, एक एक पेयर का बाहर निकालना है। ये दोनों पेयर से हम एक एक जोड़े को बाहर निकालेंगे, इसके गुणनखंड लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2, ये 2, ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा 3। तो 2 दूनी 4, तिया 12 और 12 तिया 36, यानी 1296 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 36 होगा। चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। 289 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसमें हम लगा देंगे रूट, करनी लगा देंगे। और अब 289 के भी हम गुणनखंड निकालेंगे। तो आपको दिया हुआ है 289, तो इसके गुणनखंड भी आप निकालिए। तो 289 जो है 17 से जाएगा, 17 17 289, अर्थात ये 17 का वर्ग है। तो 289 को हम क्या लिख देंगे, 17 गुणा 17, 17 गुणा 17। तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, एक पेयर बाहर निकल जाएगा, यानी आ गया आपका 17। यानी 289 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 17 होगा। ये हमारा उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घटाने की विधि द्वारा 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी हमने नियम पढ़ा था कि किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है घटाने की विधि से, तो हम उस संख्या से विषम संख्या को जब तक घटाते रहेंगे जब तक कि उसका वर्गमूल हमको प्राप्त नहीं होता या बराबर शून्य जब तक नहीं आता। तो आप देखेंगे 64, तो 64 से सबसे पहले आप घटाएंगे कितना, 1। 64 से आप 1 घटाइए, बराबर बचेगा आपका 63। फिर 63 से आप एक के बाद अगली विषम संख्या होती है 3। 63 में से 3 घटाया, आपका बचा 60। अब 60 में से अगली विषम संख्या होती है 1 3 5, ये घटाएंगे कितना आया, 55 आया। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे हम आगे। 55 में से हम 5 के बाद घटाएंगे 7, तो 55 में से आपके 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 48। फिर 48 से फिर आप घटाएंगे 7 9। ठीक है, तो घटाइए, 48 से 9 घटाएंगे आप तो बचेगा आपका कितना, 39। 48 से आप 9 घटाएंगे तो बचेगा 39। फिर 39 से आप घटाइए 9 के बाद कितना, 11। तो 39 से 11 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2 और ये 8, 28 बचेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। 28 में से फिर आप कितना घटाएंगे, 11 के बाद अगली विषम संख्या होती है 13। तो 28 में से आप 13 घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, कितना बचा आपका, 15 बचा। फिर 15 में से आप कितना घटाएंगे, 15 में से आप घटाएंगे कितना, 15 में से आप कितना घटाएंगे, 13 के बाद में क्या आता है, 13 के बाद में आप घटाएंगे कितना, 15। तो 15 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो आप देखिए कितने चरणों में पूर्ण हुई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 15 में से आप 15 बचा, 15 में से अगली विषम संख्या 15 घटाए तो 0। हमने नियम में भी पढ़ा हुआ था घटाने की विधि में। आपको एक बार और नियम हम बता देते हैं कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्या को बार बार घटाने पर 0 प्राप्त होता है, तो जितने बार घटाया गया है वही संख्या का क्या कहलाएगी, वर्गमूल कहलाएगी। तो हमने वही किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या घटाया हुआ, 64 घटाया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या घटाया हुआ है, 64 से 1 घटाया हुआ, पहली जो हमारी विषम संख्या है सबसे छोटी 1। फिर उसके बाद हमने क्या घटाया है, 1 के बाद हमने घटाया 3, 60 बचा, 60 से हमने फिर 5 घटाया, 55, 55 से 7, 48, 48 से 9, 39, 39 से 11, 28,
2 से 13 15 और 15 से 15 जीरो। तो ये जीरो प्राप्त हुई। ये क्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8 चरणों में पूर्ण हुई, अर्थात 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होगा? 64 का वर्गमूल कितना होगा हमारा? 8, क्योंकि यह प्रक्रिया 8 चरणों में पूर्ण हो गई। तो यहाँ लिख देंगे अतः 64 का वर्गमूल 8 होगा। यही हमारा उत्तर है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या करने पर? भाग देने पर वह पूर्ण बन जाए। चलिए देखते हैं। अब हमको 600 के क्या निकालना पड़ेगा? 600 को हमको निकालना पड़ेगा गुणनखंड। ठीक है, तो 600 के गुणनखंड हम किस प्रकार से निकालेंगे? 600 के गुणनखंड हम निकालेंगे, फिर से हम एक पेज लेते हैं, रफ पेज में निकालेंगे क्योंकि यहाँ जगह उतनी नहीं है। आप देखिए 600 आपको दिया हुआ है, इसके आपको निकालने हैं गुणनखंड। तो 600 के गुणनखंड निकाल लीजिए आप। 2 से दीजिए 2 तिया 6, फिर आप दीजिए 2 से, 2 एक कम 2 बचा 1, 2 पंचे 10, 0 का 0। फिर आप देंगे 2 से, 2 साते 14 और बचा 1, 2 पंचे 10। फिर किससे देंगे? 5 से, 5 एक कम 5 बचा 2 पाँचम 25। फिर आप देंगे 5 से, 5 तिया 15, फिर 3 एक कम 3। अर्थात 600 के गुणनखंड इस प्रकार से होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3। तो आप देख रहे हैं ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है। जो पेयर नहीं बन रहे हैं अर्थात 2 और 3 के पेयर नहीं बन रहे हैं, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का हम भाग देंगे 600 के गुणनखंड में, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो आप 600 के गुणनखंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हमने अभी निकाला है 600 के गुणनखंड, हमने निकाले हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 और बचा आपका कितना? 2 गुणा 3। इनके पेयर नहीं बन रहे इसलिए हमने उनको बाद में लिखा है। तो आप देखिए 2 का एक जोड़ा बना और 5 का एक जोड़ा बना, तो ये 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा? 2 गुणा 3 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः 600 में 2 गुणा 3 बराबर 6 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 11 आपका इस प्रकार से है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किससे करना है? भाग विधि से करना है। ठीक है, तो भाग विधि से करना है तो कोशिश करते हैं हम इसी जगह में करने की। तो भाग विधि का थोड़ा सा नियम अलग होता है। तो आपको किसका 625 का निकालना है, तो भाग विधि का नियम होता है आपको जिस संख्या से आपको भाग देना है उसी संख्या को गुणा करके आपको लिखना है। तो देखिए, तो इसमें पीछे से जोड़े बनते हैं 2 2 के। ठीक है, तो आप देखिए 6, ऐसी संख्या सोचना है कि उस संख्या में उसी संख्या को गुणा करना है, लेकिन वो 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर हो सकता है लेकिन 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 बार 2 का 2 बार भाग गया, तो 2 दूनी 4। अब ये 2 में जितने बार भाग गया उसी को हमको जोड़ना है। तो ये 2 और 2 4 हो गया, और ये 6 में से 4 गया, बचा आपका 2, ये आ गया 225। अब यहाँ हमको ऐसी संख्या सोचना है कि उसमें उतने का गुणा करेंगे तो ये 225 के बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं 5 बार हम भाग देते हैं, 5 बार भाग देते हैं। तो 5 25 बचा 2, 5 चौ 20 और 2 22। कितने बार भाग गया? 5 बार। तो ये हो गया आपका, जोड़ दो इसको, 45 और 5 हो गया 50, और ये कट गया उल्टा, ये घट गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, अर्थात ये 25 हमारा उत्तर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 625 का वर्गमूल हमने निकाले तो कितना आ गया? 25 आ गया, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 आपका इस प्रकार से है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 200 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 200 से गुणा करने पर क्या बन जाए? वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो देखिए आपको सबसे पहले 200 के क्या निकालना पड़ेगा, आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं 200 के गुणनखंड। तो आप 200 के गुणनखंड निकालेंगे, निकालिए। 2 का भाग देंगे, 2 एक का 2, फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 का भाग देंगे, 5 25। अर्थात हमारे 200 के जो गुणनखंड है वो इस प्रकार से है। 200 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5। तो आप देखिए ये 2 का एक पेयर बन रहा है और ये 5 का भी एक पेयर बन रहा है। ये वाले 2 का पेयर नहीं बन रहा, अर्थात इसमें इसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा तो संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः 200 में 2 का गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 आपका इस प्रकार से है। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है। इस पार्क का एक किनारा या भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमको मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल या वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2। अब ये क्षेत्रफल हमको दिया हुआ 625 और यहाँ है आपकी भुजा की घात 2। ये घात हटाएंगे 2 तो बेटा इधर क्या लग जाएगी करनी, 625। तो आपकी आ गई भुजा। अब 625 के हम गुणनखंड निकालेंगे, 625 के गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 625 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, बराबर से आपकी भुजा आ गई। तो 1 5 बाहर निकल गया और ये 1 5 बाहर निकल गया। तो 5 अंक कितने हो गए 25, 5 अंक 25। तो आपकी भुजा कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। आप 625 के वर्गमूल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 5 से भाग देंगे, 5 एक का 5, बचा 1 हो गए 12, 5 दूनी 10, बचे 2 हो गए 25, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, बचा 2 हो गए 25, 5 25। फिर 5 का देंगे, 5 25 और 5 एक का 5। तो ये हमने 25 600 जो 25 है उसके गुणनखंड हमने यहाँ सीधे लिख दिए हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलते हैं। माली 529 पौधे लगाना चाहता है जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या हो। उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आपको ज्ञात करना है। अर्थात हमको 529 का वर्गमूल निकालना है, 529 का वर्गमूल निकालना है। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 529 का। तो 529 में सीधे 23 का भाग जाता है। तो 23 दूनी 46, 23 दूनी कितना हुआ 46। आपका बचा कितना 8 हो गया 89 और 23 दिया होता है कितना 89। ठीक है, तो ये 23 एक का 23। तो इसके आपके गुणनखंड क्या निकले 23 गुणा 23, एक पेयर बाहर आ जाएगा आपका 23। तो हम इसको लिखेंगे पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या कितनी होगी 23 होगी। ठीक है, चलो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो हमको 4 9 और 10 का क्या निकालना पड़ेगा गुणनखंड हमको निकालना पड़ेगा, लघुत्तम। तो हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, भाग में इसमें नहीं जाता तो 9 का 9, 2 पंचे 10। अब किसका भाग जा रहा है इसमें, अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसमें हमारा भाग जा रहा है। ठीक है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, इनका जो गुणनखंड हमारे आए हुए हैं तो हम लिखेंगे इसको 2 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 5। तो ये हो जाएंगे आपके 2 दूनी 4, 4 9 के 36 और 36 पंचे
होता है कितना 180। ठीक है, तो ये 4 9 व 10 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है आपका 180 आया। तो हमारा उत्तर क्या होगा 180। 180 में 4 का भी भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है और 10 का भी भाग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो अध्याय है समाप्त होता है, अध्याय 4। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल खुबरिया सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।